जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम दोस्तों। एसआर विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीवाणु की संरचना को पढ़ने वाले हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको जीवाणु के पोषण को समझा दिया है। जीवाणु में पोषण किस प्रकार होता है उसको पूरी तरह से समझा दिया है। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, जीवाणु की जो संरचना है उसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं उसके बारे में हम पूरे अच्छे से डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले अपन लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या क्या अपने को समझना है, इसमें कौन कौन से भाग को समझना है। तो सबसे पहले अपन लोग को समझना है कैप्सूल, ठीक है। फिर उसके बाद कोशिका भित्ति, फिर प्लाज्मा झिल्ली, फिर उसके बाद कोशिका द्रव्य, फिर उसके बाद कशाभिका, फिर उसके बाद न्यूक्लियोइड, मतलब न्यूक्लियोइड को बोलते हैं प्रारंभिक केंद्रक, ठीक है। फिर उसके बाद मिसोसोम और फिर उसके बाद फ्लैजिलम, ठीक है। और इस फ्लैजिला और फ्लैजिलम को आप सीलिया और फ्लैजिला भी समझ सकते हैं। सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया जो होता है वह कशाभिका का छोटा भाग होता है। फ्लैजिला मतलब कशाभिका जो होता है वह बड़ा होता है, इसलिए उसको फ्लैजिला कहते हैं। तो सीलिया फ्लैजिला कह सकते हैं या फ्लैजिला या फ्लैजिलम आप कह सकते हैं। तो दोस्तों, जीवाणु की संरचना का सबसे पहला भाग है कैप्सूल। कैप्सूल जो होता है वह जीवाणु के जो मतलब जीवाणु होता है उसके बाह्य आवरण को बोलते हैं कैप्सूल। एक स्तर होता है सुरक्षा कवच टाइप का, जैसे कैप्टन अमेरिका का जो शील्ड होता है उसका सुरक्षा करते हैं ना, उसी प्रकार इस जीवाणु में एक प्रकार का कैप्सूल होता है, वह सुरक्षा करता है। तो किस किस चीज़ से सुरक्षा करता है उसको देख लेते हैं। और ये किस जीवाणु में पाया जाता है, तो वो परजीवी जीवाणुओं में पाया जाता है। कौन से जीवाणु में पाया जाता है? परजीवी जीवाणुओं में, मतलब जो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। आप मेरे पहले वीडियो अगर देखे होंगे तो आप परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी ये सब चीज़ की आप समझ गए होंगे, है कि नहीं। ये जो परजीवी होता है उस जीवाणु में वह श्लेष्म का बना होता है। श्लेष्म मतलब एक प्रकार का बलगम आप समझ सकते हैं, उसी टाइप का एक संरचना होता है जो इसकी सुरक्षा करता है, ठीक है। सुरक्षात्मक स्तर क्या होता है पाया जाता है। और यह जो होता है, यही जो श्लेष्म का जो बना होता है, मतलब जो स्तर होता है कैप्सूल, वह पॉलीसेकेराइड का बना होता है। अब ये पॉलीसेकेराइड जो होता है वह डेक्स्ट्रॉन, डेक्स्ट्रिन और लेवॉन का बना होता है। किसका बना होता है? डेक्स्ट्रॉन, डेक्स्ट्रिन और लेवॉन का बना होता है, ठीक है। और ये जो हानिकारक बहुत सारे ऐसे रसायन होते हैं जो जीवाणुओं को खत्म कर देते हैं, है ना, तो उससे यह मतलब बचाता है, इसको सुरक्षा करता है ना, इसका सुरक्षा करता है कौन? कैप्सूल, है ना। और प्रतिकूल परिस्थिति, कौन से परिस्थिति? प्रतिकूल परिस्थिति। कहने का अर्थ यह है कि प्रतिकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति मतलब जहाँ वो सर्वाइव कर सकता है ना, जहाँ वह ढल सकता है, जहाँ वह जी सकता है, मतलब उसको जितना ज़रूरत है वो चीज़ वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन ऐसा भी परिस्थिति आता है, प्रतिकूल परिस्थिति, जिसमें वो जो जीवाणु है वह नहीं जी सकता है। तो उस क्षमता को बढ़ाने के लिए या उससे बचने के लिए, उस स्थिति से बचने के लिए कैप्सूल जो है उसका प्रतिकूल परिस्थिति में भी सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अब कैप्सूल के नष्ट होने से रोगात्मक मतलब रोग उत्पादक जो क्षमता होती है वह नष्ट हो जाती है। अब ये कैसे होता है? मतलब देखिए, जो परजीवी जो जीवाणु होते हैं ना, वो भी कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, है ना। तो जो परजीवी जो जीवाणु होते हैं वो रोग उत्पन्न करते हैं। अगर मान लो अगर वो जो कैप्सूल है, अगर वो नष्ट हो गया ना, तो वो जो रोग उत्पन्न नहीं कर सकता, मतलब वो रोग उत्पन्न करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी? उसकी नष्ट हो जाएगी। जीवाणु की संरचना का दूसरा भाग देख लेते हैं, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होता है वह जीवाणु के चारों ओर पाया जाता है। जीवाणु के चारों ओर, सभी जीवाणु के चारों ओर पाया जाता है क्या? कोशिका भित्ति। यह मजबूत होता है, यह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है भैया? सेलुलोज की बनी होता है। इसके अलावा इसमें और क्या क्या पाए जाते हैं? इसके अलावा पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, लिपिड्स पाए जाते हैं। और यही तीनों पॉलीसेकेराइड, अमीनो अम्ल और लिपिड्स, सॉरी तीन है ना, हाँ लिपिड्स, ये जो सभी घटक जो होते हैं वह एक साथ क्या कहलाते हैं? पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूकोपेप्टाइड कहलाते हैं। या ऐसा बोल सकते हैं ये तीनों घटक पेप्टिडोग्लाइकेन बनाएंगे या तो म्यूकोपेप्टाइड बनाएंगे, ठीक है। अब ग्राम धनात्मक देखिए, ग्राम धनात्मक में इसकी मात्रा जो होती है वह 90% तक होती है, और ग्राम ऋणात्मक में इसकी मात्रा जो होती है वह 3 से 12% तक होती है।
मैं आपको बता दूं कि ग्राम धनात्मक ग्राम ऋणात्मक क्या होता है। ग्राम धनात्मक ग्राम ऋणात्मक देखिए, एक प्रकार का अभिरंजन प्रक्रिया होता है। उस अभिरंजन प्रक्रिया में क्या कहा जाता है कि नील लोहित रंग इसमें जीवाणुओं में रंगा जाता है एक प्रकार से। तो जिसमें वह रंग जाता है उसको ग्राम धनात्मक कहते हैं, और जिसमें नहीं रंग पाता है मतलब वो रंगहीन हो जाता है उसे ग्राम ऋणात्मक कहते हैं। मैंने इसको शॉर्ट में समझा दिया है आपको, ठीक है। तो यही सब चीज़ है। तो ग्राम धनात्मक में आपको याद रखना है, ग्राम धनात्मक में 90% पाया जाता है और ग्राम ऋणात्मक में 3 से 12% तक होता है। और ये जीवाणु में कोशिका भित्ति की मोटाई जो होती है वह 50 से 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। मतलब कहने का अर्थ है एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10। कहने का अर्थ है 1/100 मीटर, 1/100 मीटर तक होता है, ठीक है। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि 50 से 100 एंगस्ट्रॉम मतलब कितना छोटा में कितना मोटा, ऐसा आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना, और समझ सकते हैं। और ये आंतरिक अंगों की रक्षा भी करता है। आंतरिक अंगों की तो रक्षा करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ साथ यह निश्चित आकृति भी प्रदान करता है। क्या करता है? निश्चित आकृति प्रदान करता है, ठीक है ना। तीसरा है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका भित्ति के नीचे जीव द्रव्य के चारों ओर लाइपोप्रोटीन का बना एक झिल्ली होता है जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। कोशिका भित्ति के नीचे, कोशिका भित्ति जो है उसके नीचे पाया जाता है क्या? जीव द्रव्य, ठीक है ना। तो कोशिका झिल्ली के नीचे जो होता है वह जीव द्रव्य पाया जाता है। तो जीव द्रव्य के जो चारों ओर क्या पाया जाता है? लाइपोप्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन का बना एक झिल्ली होता है, मतलब लाइपोप्रोटीन पाया जाता है ना, लाइपोप्रोटीन का बना एक झिल्ली होता है ना, जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। कोशिका द्रव्य में एक संरचना होती है। कोशिका द्रव्य में क्या होती है? एक संरचना होती है, मीसोसोम। मीसोसोम एक प्रकार का संरचना है जो कोशिका में पाया जाता है। मतलब यह उंगली नुमा संरचना होती है, उंगली के समान इसकी संरचना होती है मीसोसोम की, है ना। तो मीसोसोम जो जीवाणु में श्वसन का कार्य करते हैं, जो जीवाणु में क्या करते हैं? श्वसन का कार्य करते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं? एंजाइम तथा इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र का भी कार्य करते हैं। क्या करते हैं? एंजाइम तथा इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र का कार्य करते हैं। मतलब यह प्रोटीन बनाते हैं, है ना, श्वसन, जैसे मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करते हैं। क्योंकि जीवाणु की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती हैं, अनुपस्थित होती हैं, इसलिए उन माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कार्य कौन करता है? मीसोसोम करता है। यह यूकैरियोटिक जीवाणु में एमसी का कार्य करते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करते हैं। दोस्तों अब कोशिका द्रव्य समझ लेते हैं। तो कोशिका द्रव्य जो होता है वह प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक पारदर्शी पदार्थ होता है। अब ये प्लाज्मा झिल्ली जो होता है वह कोशिका द्रव्य के चारों ओर पाया जाता है। अब जब ये चारों ओर पाया जाएगा तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कौन पाया जाएगा? कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। तो कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाने वाली जितने भी चीज़ हैं, मतलब जितने भी चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। तो उसमें क्या क्या पाया जाएगा भैया? लवण पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, वसा पाया जाएगा, अमीनो अम्ल पाया जाएगा, ठीक है, वाल्यूटिन कण पाया जाएगा, ठीक है, को एंजाइम पाए जाएंगे, और जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना उनमें क्लोरोफिल भी पाए जाएंगे। मतलब कई प्रकार के ऐसे जीवाणु होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, है ना। तो दोस्तों कोशिका द्रव्य में और क्या क्या पाए जाते हैं? जैसे कि 70S राइबोसोम भी पाया जाता है भैया ना, 70S राइबोसोम भी पाया जाता है, रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, ठीक है, मीसोसोम भी पाया जाता है। अब मीसोसोम को तो देख लिए है ना, क्या कार्य है उसके। जो नहीं पाए जाते हैं, मतलब यूकैरियोटिक कोशिका के समान इनमें जो नहीं पाए जाते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है कि नहीं? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। अंतःपर्दवी जालिका जिसे हम ER कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी नहीं पाया जाता है। गोल्जी काय जिसे गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, ये भी नहीं पाया जाता है। लवक नहीं पाया जाता है, मतलब कुछ कुछ में पाया जाता है लवक, जैसे हरित लवक, क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण वाले जीवाणु में पाया जाता है, बाकी तो नहीं पाया जाता है ना।
अब हम समझते हैं न्यूक्लियाइड या प्रारंभिक केंद्रक। देखिए न्यूक्लियाइड तो समझ में आ रहा है, ये केंद्रक मतलब न्यूक्लियाइड होता होगा। हाँ, हमने तो सुना है कि केंद्रक जो होता है वो न्यूक्लियाइड होता है, ऐसे टाइप का, है ना। लेकिन प्रारंभिक केंद्रक कहने का अर्थ क्या हुआ उसको समझते हैं। देखिए प्रारंभिक केंद्रक का अर्थ ये हुआ कि पूर्ण संगठित नाभिक तो नहीं पाया जाता है जीवाणु में, है ना। मतलब यूकैरियोटिक की तरह ना इसमें पूर्ण संगठित नाभिक नहीं पाया जाता है, एकदम फिक्स नाभिक नहीं पाया जाता है एकदम, ठीक है ना। तो पूर्ण संगठित नहीं होता है और केंद्र का भी नहीं पाया जाता है ना, और नाभिकीय झिल्ली भी नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे प्रारंभिक नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारंभिक केंद्रक कहते हैं, नाभिक कहते हैं या प्रारंभिक केंद्रक कहते हैं, है ना। अब न्यूक्लियाइड में जो होता है, इस न्यूक्लियाइड में द्विसूत्री डीएनए का बना होता है। जो न्यूक्लियाइड जो होता है वह किससे बना होता है? द्विसूत्री डीएनए का बना होता है, ठीक है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, मतलब हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अब जो होता है जीवाणु का डीएनए नग्न होता है। जीवाणु का डीएनए मतलब जीवाणु में जो पाए जाते हैं ना डीएनए, वो क्या होते हैं? नग्न होते हैं, मतलब छोटे होते हैं, इसलिए इसे जीनोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोफोर कहते हैं। प्लाज्मिड को समझते हैं। जीवाणु कोशिका में एक या अधिक द्विसूत्री डीएनए पाया जाता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है ना। मतलब जीवाणुओं में क्या पाया जाता है? एक या अधिक द्विसूत्री डीएनए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? द्विसूत्री डीएनए पाए जाते हैं। इसी द्विसूत्री डीएनए पाए जाने को प्लाज्मिड कहते हैं। अब इसमें उपस्थित डीएनए जो होता है वह आनुवांशिक संवहन और पुनर्संयोजन में भाग लेता है। आनुवांशिक संवहन मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक पदार्थों को संवहन करते हैं, मतलब स्थानांतरण करते हैं ना। उसी प्रकार एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु, जब जीवाणु का मतलब इनका कोशिका विभाजन होता है तो उसके मतलब आनुवांशिक संवहन होता है, उसमें डीएनए का आनुवांशिक क्या होता है? संवहन होता है। उसका पुनर्संयोजन होता है ना। पुनर्संयोजन मतलब फिर से नए डीएनए का निर्माण होता है कि नहीं, ये सब चीज़। अब जब प्लाज्मिड या दूसरी आनुवांशिक इकाइयाँ, जब प्लाज्मिड भी होगा और दूसरी आनुवांशिक इकाइयाँ जब एक साथ डीएनए से संयुक्त होती हैं तो उसे एपिसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिसोम कहते हैं। फिर से मैं बताता हूँ, ये जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड तो होगा, मतलब द्विसूत्री डीएनए जो होता है वो प्लाज्मिड, या तो प्लाज्मिड होगा या तो दूसरी आनुवांशिक इकाइयाँ। बहुत सारी होती हैं, है ना। तो दूसरी आनुवांशिक इकाइयाँ जो होती हैं वो दोनों जब डीएनए से संयुक्त होकर मतलब एक साथ काम करेंगे, ऐसा आप समझ सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम एपिसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिसोम कहते हैं, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है। दोस्तों कशाभिका देखते हैं। कशाभिका जिसे फ्लैजिला कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैजिला। तो ये जो होते हैं वह चल जीवाणु में पाए जाते हैं, ठीक है। चल जीवाणु जो प्रचलन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं कि नहीं। चल जीवाणु में पाए जाते हैं, प्रचलन करने वाले जीवाणु में, मतलब प्रचलन का कार्य करते हैं इससे, किससे? कशाभिका से, है ना। इनमें जो कशाभिका होती है, मतलब जीवाणुओं में जो कशाभिका होती है, वह इसकी लंबाई मतलब जो होती है वह 20 μm से होती है और व्यास 15 से 20 नैनोमीटर तक होता है। म्यू का अर्थ है माइक्रो। हमेशा याद रखना, बायोलॉजी में जब इसे देखना तो म्यू मत बोलना, माइक्रो बोलना। क्या बोलना? माइक्रो या माइक्रोन, ठीक है ना। कशाभिका का आधारीय भाग जो होता है, कशाभिका का जो आधारीय भाग होता है वह कोशिका झिल्ली के अंदर होता है, और ये जो होता है इसे ही बेसल बॉडी कहते हैं। मतलब जिस प्रकार से अंदर गया होता है उसी जगह को बेसल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसल बॉडी कहते हैं। कशाभिका जो होता है वह फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। किसे बना होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। पीली एवं फिम्बरी। क्या? पीली एवं फिम्बरी। इसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा सा टॉपिक है ना। इसको आप खुद कर लीजिए, क्योंकि इसको आप ऐसे समझिए, पीली एवं फिम्बरी। पीली जो होता है वह अपना मतलब सीलिया होता है, और फिम्बरी जो होता है वो फ्लैजिला होता है, ठीक है ना। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों।